Welcome to DAV Social Science class 8. We are going to start chapter number 18 today, that is the Union Government, the Legislature. Before that, subscribe the channel and like the video and press the bell icon. So let's start the chapter. In a vast country like India with diverse languages, religion, custom, tradition, lifestyle, climatic condition, geographical feature, it becomes difficult to have a single united administrative setup. देखिए, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है इंडिया, जिसमें डाइवर्स, विभिन्न, मतलब डिफरेंट टाइप्स की क्या है, लैंग्वेजेस हैं, भाषा है, रिलीजन्स हैं जिन्हें हम धर्म बोलते हैं, जैसे मुस्लिम है ना, सिख, हिंदू, ईसाई। सो धर्म है अलग अलग, कस्टम्स हैं जिसे हम रीति रिवाज बोलते हैं, ट्रेडिशंस हैं जिन्हें हम परंपरा बोलते हैं, लाइफस्टाइल क्या होता है, रहने के तरीके, अ वे इन विच अ पर्सन लिव्स, एंड क्लाइमेटिक एंड कंडीशंस एंड जियोग्राफिकल फीचर। क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है, अब आप देखते हो हिली एरियाज में डिफरेंट कंडीशंस हैं, है ना, प्लेन एरियाज में वेदर अलग होता है। जियोग्राफिकल फीचर्स मतलब कि देखो, कुछ एरियाज जो है हिली हैं, कुछ प्लेटेज हैं, कुछ प्लेन एरियाज हैं, है ना, तो जियोग्राफिकल फीचर्स भी अलग अलग है, कुछ नॉर्थ में है, कुछ साउथ में है स्टेट्स। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि पूरे देश के लिए हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रखें। यूनाइटेड मतलब यूनिट, मतलब वन सिंगल यूनिट सेटअप हम नहीं रख सकते। तो इंडिया ने क्या किया, वी ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहले लिखिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है, सिस्टम दैट डिवाइड्स द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन द नेशनल, स्टेट एंड लोकल। मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट अलग है जो पूरे इंडिया को देखेगी, स्टेट वाइज गवर्नमेंट लेवल अलग बनाया है और लोकल लेवल अलग बनाया है, ठीक है। वेयर देर आर वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द एम ऑफ अ फेडरेशन इज टू ब्रिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमें यूनिटी लानी है, जो डाइवर्सिटी है ना लैंग्वेजेस रिलीजन्स में, उसमें एकता लानी है, मतलब विभिन्नता में एकता, बाय हार्मोनाइजिंग मीन्स तालमेल, ठीक है, द अपोजिंग फोर्सेस एज टू अचीव कॉमन नेशनल गोल्स। हमें नेशनल गोल अचीव करना है, इंडिया का जो गोल है, स्टेट वाइज गोल अचीव करके इंडिया के गोल पे फोकस करना है। इन अ फेडरेशन स्ट्रक्चर, ये जो फेडरेशन स्ट्रक्चर की बात हुई है यहाँ पे, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल है, ग्रास रूट लेवल है। तो अब देखिए, नेशनल लेवल पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल लेवल पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो स्टेट लेवल पे है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। लोएस्ट लेवल वाली जो गवर्नमेंट है उसे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसे हम लोकल बॉडीज़ भी बोल सकते हैं। ईच ऑफ द, यहाँ 29 दे रखा है, लेकिन एट प्रेजेंट अब कितने 28 स्टेट्स हैं, 28 कर लो यहाँ। 28 स्टेट्स इन इंडिया हैज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन विद अ गवर्नर। अब सारे स्टेट्स में जो है उनका हेड कौन है, गवर्नर है। जैसे इंडिया का हेड जो है, एक कंट्री का हेड, हमारे इंडिया का हेड है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हेड है, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ जो है काम करता है लेकिन साइन हर जगह किसके चलते हैं, राष्ट्रपति के चलते हैं। सेम है, स्टेट की बात करें तो गवर्नर जो है उसके साइन हर जगह चलते हैं, लेकिन आपको न्यूज़ में और सब जगह काम करता हुआ कौन दिखेगा, सीएम, ठीक है। तो अब हरियाणा का सीएम कौन है, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, एंड ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, और गवर्नर जो है वो स्टेट का हेड है। एवरी स्टेट इज़ गवर्न बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी स्टेट हैं उनकी विभिन्न काउंसिल्स होंगी, मंत्रिमंडल होगा। अब जैसे जो हमारी हरियाणा सरकार है, इसके भी एक मंत्रिमंडल होगा, जिसको कौन हेड करता है, चीफ मिनिस्टर। देख रेख कौन करता है, चीफ मिनिस्टर, और इसलिए उसे क्या बोला जाता है, चीफ मिनिस्टर को, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। ये फिलप्स में भी आएगा पीछे, एंड ये भी एक फिलप का पार्ट है। द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ द यूनियन गवर्नमेंट। सबसे एपेक्स लेवल पे, टॉप लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट है, जो सेंटर के हाथ में है, यूनियन गवर्नमेंट। एंड इसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। यूनियन क्या होता है, यूनियन एक मतलब पार्टनरशिप होती है ना, यूनियन मीन्स। तो इसमें स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारी स्टेट्स को
मतलब देख रेख करके फिर ही अपना काम करती है, ये नहीं कि अपनी मनमानी करेगी, वो सबका भला चाहेगी। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स। अब यूनियन गवर्नमेंट चलती कैसे है, मेन चैप्टर यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। यूनियन गवर्नमेंट को चलाने वाले 3 ऑर्गन्स हैं। लेगिस्लेचर, लेगिस्लेचर का वर्ड मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। लॉ का मतलब क्या होता है, LAW, कानून, कानून बनाने वाली जो ऑर्गन है वो है। और एग्जीक्यूटिव, जो कानून बनते हैं उनको एग्जीक्यूट जो है वो करते हैं, वो कौन सी, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। जुडिशरी, जुडिशरी किससे रिलेट हो जाती है, ये कोर्ट से, ठीक है, उन सब चीज़ों से रिलेट करती है। इन दिस चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, यूनियन लेगिस्लेचर। देखो अब ये आपके ना 3 चैप्टर्स आ जाएंगे। अभी ये चैप्टर आपका जो है क्या है, यूनियन गवर्नमेंट, लेगिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव का, फिर हम जुडिशरी पढ़ेंगे। 3 चैप्टर्स, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये आपका बेस बना देंगे SST का, तो ध्यान से सुनना। और आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको सारे सोल्ड टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। In this chapter we will study about union legislature. The union legislature is also called the parliament. Parliament कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है ना, दिल्ली में है ना पार्लियामेंट, जिसे हम संसद भवन बोलते हैं, संसद बोलते हैं। इंडियन पार्लियामेंट जो है बाई कैमरल है। देखो 2 वर्ड आएंगे, यूनिकैमरल एंड द बाई कैमरल। बाई मीन्स, देखो बाई जहाँ पर भी आता है तो उसका मतलब होता है 2, यूनि मीन्स 1। 2 हाउसेस हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, मतलब 2 हाउसेस हैं। सो कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा। ये सब आप पढ़ोगे अभी स्टार्टिंग में। मे बी आप सोचो कि हाउसेस क्या होते हैं, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, तो अभी यही पढ़ने वाले हैं हम। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कॉम्प्राइजेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो किससे बनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। ये तो हमने लेगिस्लेचर की बात कर ली ना, लेगिस्लेचर में 2 हाउसेज आ रहे हैं हमारे पास, लोकसभा। आप ना फ्लो चार्ट से ही समझिए, फिर हम ये चीज़ पढ़ेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट फर्स्ट है लेगिस्लेचर, 3 ऑर्गन्स हैं, लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसमें पार्लियामेंट आता है, जो लॉ बनाता है, जो कानून बनाता है। कानून कहाँ बनते हैं, सारे पार्लियामेंट में। और कौन बनाता है, लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव, ये कानून इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये लोग करते हैं, मतलब देश चला कौन रहा है, देश चलाने वाले लोग हैं, ये मेन लोग ये हैं। ये आगे और लोगों को देखते हैं। टॉप मोस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारा प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, ठीक है, ये सब हैं। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। और बहुत सारे मंत्री हैं इनके मंत्रिमंडल में, जैसे शिक्षा मंत्री अलग है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, ठीक है, अलग है। तो ये सब मिनिस्टर्स उसमें आ जाते हैं, वो सब क्या करते हैं, देश को चला रहे हैं। द जुडिशरी, देखिए अभी कोई क्राइम होगा तो उसे भी तो देखना पड़ेगा ना, तो वो जो है वो कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट जो है एपेक्स कोर्ट है, इससे ऊपर तो कोई भी नहीं है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो, और इसमें और कौन कौन आ जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको बताएंगे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। और 25 सिटिंग जजेस, मैक्सिमम 31 हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 25 होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, इंडियन पार्लियामेंट बाई कैमरल है, 2 हाउसेज, लोकसभा, राज्यसभा। एंड द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे राष्ट्रपति हम बोलते हैं, एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एंड द थर्ड ऑर्गन जो है वो क्या है, जुडिशरी। जुडिशरी जो है उसमें हाईएस्ट एपेक्स ऑफ कोर्ट है इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट, और उसमें मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं, 31। और उन्हें कौन हेड करता है, उनका हेड कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए अब एट प्रेजेंट 2020 में कौन है, शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। नेक्स्ट पेज, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। To ensure that the union and the state government have a definite jurisdiction of legislative
पार्ट्स विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट और ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शनिंग। ये अगर आप इंश्योर करना चाहते हो कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कुछ पार्ट्स देनी पड़ेंगी और उनमें कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो और अगर ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शनिंग ना हो। अब देखिए, यूनियन और स्टेट के अंडर आपने क्या किया, सेंटर को अलग पार्ट्स दे दी, स्टेट को अलग दे दी, कानून बनाने की व्यवस्था अलग कर दी। तो अब कैसे ये सब हुआ, देखिए जो है सब्जेक्ट्स जो है डिवाइड कर दिए गए 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में ये 97 लिखा है, लेकिन एट प्रेजेंट ना 99 है। यूनियन लिस्ट में 99 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स मतलब विषय जिन पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है कानून बनाने का। ओनली द पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट देम। सिर्फ अब देखिए पार्लियामेंट पास पावर्स है इन पे सिर्फ कानून बनाने का और किसी के पास नहीं है। वो सब्जेक्ट 97 यहाँ लिखे, लेकिन 99 हो चुके हैं। कौन से हैं, डिफेंस सुरक्षा जो है देश की उसका, फॉरेन अफेयर्स, वॉर, पीस, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ये स्टेट के पास अधिकार नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पे सोचा जाता है कि देश को कैसे चलाना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट अधिकार किसके पास है, यूनियन लिस्ट में, यूनियन गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट लिस्ट में जिन पे जो है हर राज्य की सरकार को अधिकार है, वो अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं, तो वो 66 यहाँ लिखा है, लेकिन अब 62 हो चुकी हैं। इनमें पुलिस आ जाती है, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, ये अपने अकॉर्डिंग जो है चला सकती है। मेन जो है ये बना देंगे, लेकिन इनके अकॉर्डिंग ये चल सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट पास अधिकार है कि इन सब विषयों पर वो जो है कानून बनाए। The state legislature has the exclusive power to make laws on these subjects, but in certain circumstances कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट जो है इन विषयों पे लॉज बना देती है और स्टेट लिस्ट में आते हैं जब सब इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। एक थर्ड लिस्ट आपको दे रखी है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, विच हैज़ 52 सब्जेक्ट्स, और ये अभी भी 52 ही हैं। इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैरिज, डाइवोर्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ, मिलावट जिसे हम बोलते हैं, ड्रग्स एंड मेडिसिन, लेबर, वेलफेयर। Parliament as well as the state legislature both may make laws on the subject and listed in the concurrent list। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जब हो जाता है, ठीक है, ये ऐसी, पहली बात तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके कानून बनाते हैं, लेकिन जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई हो जाए, तो फिर क्या होता है, जो सेंटर ने बनाया है वही लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट जो है मैटर नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्तियाँ, सबसे ज़्यादा पावर्स किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। द सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन द अबव मैंशन 3 लिस्ट। अब ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट होंगे जो ये 3 लिस्ट में नहीं आ रहे, उनका क्या, उन मैटर्स पे जो है कौन बनाएगा, पहली बात उन्हें क्या बोलते हैं, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, उन पे जो है पार्लियामेंट लॉज बनाता है। अभी ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। अब हम स्टडी करते हैं, ये जो 3 ऑर्गन्स हमने पढ़ी हैं ये अब स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूनियन लेजिस्लेचर मीन्स लॉज, कानून। The long struggle for the freedom transferred into mass movement ultimately succeeded in ushering freedom। जो इतने टाइम से फ्रीडम के लिए मतलब स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल चल रहा था, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, और तो ये जो है इस फ्रीडम ने क्या किया कि एक अपने आप से ही हमें एक गाइडेंस प्रोवाइड की, रास्ता दिखाया कि हमें क्या क्या करना चाहिए। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। इंडिया के लोगों के लिए सच में ये एक सपना साकार होने वाली बात थी। हु एस्पायर्ड फॉर अ डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई सरकार। तो सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेड डाउन, एक प्रिंसिपल है हमारे संविधान में, इंडिया के संविधान में, क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या है, ऑल सिटीज़न जो 18 या 18 साल से ऊपर हैं वो उनके पास अधिकार है वोट करने का।
तो डेमोक्रेटिक सेटअप का फर्स्ट ही तो ये होता है, डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार लोगों के लिए, तो लोग अगर वोट करेंगे तो वो डेमोक्रेटिक सेटअप होगा। दिस राइट गिव्स द पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो ये जो वोट है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये सबसे पावरफुल है जो लोगों को दिया गया है 18 साल से ऊपर। इससे क्या होता है, जो इंडिया के लोग हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। दे इलेक्ट, वो क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा हमारी सरकार चलाएगा। जैसे एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलएज हैं, तो ये सब जो है कौन वोट करके इनको चुन रहा है, एक आम जनता ही चुन रही है ना। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, एमपीज बैठे हैं, ठीक है, वो कहाँ से चुन के आए गए हैं, वो नॉर्मल जनता ने ही चुने हैं ना। दैट कंट्रोल्स एंड गाइड्स द, और वही लोग आगे जाके जो है पार्लियामेंट, देखो ऐसे दिखता है, आपने देखा होगा टीवी में। तो इसमें क्या है, ये जो लोग बैठे हैं ये लोगों के द्वारा वोट, ये जो राइट टू वोट है उनके द्वारा चुने गए हैं, और यही लोग अब सरकार चलाएंगे आगे जाके, यही लोग कानून बनाएंगे। और इनको चुना किसने, आम जनता ने चुना है। तो अब क्या है, पीपल एक्सप्रेस देयर ट्रस्ट इन, अब लोगों ने अपना विश्वास रखा है उन लोगों में कि ये जो है हमारे देश को अच्छे से चलाएंगे। द पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट क्या है, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट की। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 2 हाउसेज आते हैं। हाउसेज हमने पहले बात की, लोकसभा और राज्यसभा। अब ये सुनिए, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस। सो लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस बोलते हैं, इसके मेंबर जो हैं डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोग नहीं चुन सकते, ये सेकेंड हाउस होता है। ये क्या है, सेकेंड हाउस होता है। इसके जो मेंबर हैं इनडायरेक्टली सिलेक्ट किए जाते हैं। और प्रेसिडेंट जो है वो दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है, दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, वो उन सबसे ऊपर है। बट ही और शी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट का। मान लो राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा में कानून कोई पास हो गया, लेकिन जब तक उस पर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे, प्रेसिडेंट कौन है हमारे, श्री रामनाथ कोविंद जी, तो इनके साइन नहीं होंगे तब तक वो बिल जो है कानून नहीं बनेगा। कोई भी कानून बनने से पहले वो क्या होता है, बिल होता है, लेकिन अगर उसमें प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तो वो बिल ही रह जाएगा, वो कानून लॉ नहीं बनेगा। इट्स मेंबर्स आर इंडायरेक्टली इलेक्टेड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रल पार्ट है। नो बिल कैन बिकेम अ लॉ विदाउट हिज और हर अप्रूवल। टू एंश्योर दैट प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का प्रिंसिपल लागू हो। फेडरलिज्म क्या होता है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। इसीलिए क्या किया, लोकसभा में वो लोग हैं जो लोगों द्वारा चुने गए हैं, राज्यसभा जो है स्टेट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उनके कुछ मेंबर्स जो है राज्यसभा का पार्ट है। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। देखिए फटाफट देखिए, लोकसभा क्या है, द हाउस ऑफ द पीपल, इसे बोला ही क्या जा रहा है, द हाउस ऑफ द पीपल। एंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, 550, और 550 में से 530 जो है मेंबर्स जो है लोगों के द्वारा डिफरेंट स्टेट से चुन के आते हैं। लेकिन जो 20 मेंबर्स हैं यूनियन टेरिटरी से आते हैं। हमारे, आपको पता है यूनियन टेरिटरीज कितनी है एट प्रेजेंट 2020 में, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इलेक्शंस जो हैं कैसे होते हैं लोगों के, सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब लिखिए गुप्त मतदान, मतदान मतलब वोट, ठीक है, गुप्त मतलब सीक्रेट। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इंग्लिश में, अ बैलेट इन विच votes are cast in secret and the candidate getting the highest number of votes, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो जीत गया और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। और अगर इन 550 सीटों में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये एक कम्युनिटी है, इसके लोग नहीं हैं लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट को पूरा अधिकार है कि 2 लोग ऐसे चुने जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हैं, और ये ज़रूरी है, इन लोगों को इसमें रहना ज़रूरी है। और कुछ सीट्स जो हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है, ये आपका पीछे फिलअप भी है।
ठीक है। पर्सन्स बिलोंगिंग टू दीज कैटेगरीज ओनली कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम दीज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पहले देखिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता क्या है। आर दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन विच सीट्स आर रिजर्व फॉर एससीज, एससीज मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मतलब यहाँ जो कुछ सीट्स हैं रिजर्व रहती हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। बट द इलेक्टोरेट in is joint, which means all are eligible voters in that constituency have the right to vote। और सबको अधिकार है वोट करने का, ठीक है। लोकसभा में किसके रिगार्डिंग वोट होता है कि बिल पास होगा या नहीं होगा, लेकिन सबको अधिकार है। रिजर्वेशन के पीछे पर्पस क्या है कि शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के लोग होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वीकर सेक्शन माना जाता है, इसको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंस देने के लिए जो है इन लोगों को मेन स्ट्रीम में रखा जाता है, नेशनल मेन स्ट्रीम में। अब ये ना यहाँ पर डू यू नो में दे रखा है फैक्ट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन 16th लोकसभा। आपको पहले तो मैं ये बता दूँ कि अभी 2019 से 17th लोकसभा स्टार्ट हो चुकी है। ये 2014 में स्टार्ट हुई थी, उसके बारे में। तो आपको मैं थोड़ा 17 के बारे में भी बताऊंगी, तब तक आप 16 के बारे में पढ़ लो कि लार्जेस्ट नंबर कहाँ से है, यूपी से, उत्तर प्रदेश से 80 लोग जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 16 लोकसभा की बात हो रही है। और लोएस्ट क्या है, सिक्किम से 1, मिजोरम से 1, नागालैंड 1, अरुणाचल प्रदेश 1, मणिपुर 1, त्रिपुरा 2। तेलंगाना जो नया स्टेट बना था उसमें 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और दिल्ली जिसे हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं वहाँ से 7 हैं और अदर यूनियन टेरिटरी से 6। अब वुमेन के बारे में बात हुई है कि रिजर्वेशन ऑफ वुमेन जो है वो एक बर्निंग टॉपिक है, करंट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि हाफ पॉपुलेशन जो है वो वुमेन है एंड जो वुमेन है वो नेग्लिजिबल रोल में है अभी, उसमें उसे ज़्यादा मतलब वो नहीं दिया गया है। तो एक वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करने की भी बात की गई है पार्लियामेंट में। तो आपको मैं 2017 के बारे में भी बताऊंगी। पहले आप लिख लेना। तो 2017 में क्या है, 2019 में इलेक्शन हुए थे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वैकेंट है, लीडर ऑफ हाउस नरेंद्र मोदी है, पार्टी कंट्रोल एनडीए कर रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। स्पीकर हैं ओम बिरला जी। मेंबर्स जो है 543 हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 550, लेकिन अभी 17वीं लोकसभा के कितने मेंबर हैं 543। डू यू नो महात्मा गांधी ने बोला था एज लॉन्ग एज वुमेन ऑफ इंडिया डू नॉट टेक पार्ट इन पब्लिक लाइफ। जब तक वुमेन जो है उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी इन सब चीज़ों में, देयर कैन बी नो साल्वेशन ऑफ द कंट्री, तब तक जो देश गुलाम ही रहेगा, ठीक है। एंड आपको पता है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है एट प्रेजेंट, जो हमारा देश चला रही हैं लगभग वही, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बेसिस पे ही सब कुछ मतलब चलता है जो वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। निर्मला सीतारमन जी, तो वो क्या एक वुमेन है ना, तो अब देखिए वुमेन को थोड़ा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है हर जगह। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, जो एज पर टैक्स और रूल्स के अकॉर्डिंग जो सिटीज़न मेंशन किया गया है, 25 साल या उससे ज़्यादा, और वोटर उसका वोटर आईडी भी होनी चाहिए इंडिया की, एंड मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो भी लॉ में दी गई हैं पार्लियामेंट में, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब है तो उसे छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। पहले गवर्नमेंट जॉब जो है, अब एक साथ गवर्नमेंट दो जॉब नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट की, ये भी तो गवर्नमेंट जॉब है ना लोकसभा की। तो डू यू नो इफ़ 2 कैंडिडेट्स पोल द सेम नंबर ऑफ वोट्स, अगर 2 कैंडिडेट्स को सेम नंबर मिले हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 70,000 दोनों को वोट है, तो विनर जो है लॉटरी से निकलता है। ये नहीं कि दोबारा से वोटिंग होती है, ऐसा नहीं होता, लॉटरी से विनर निकलता है। तो टेन्योर जो है, टेन्योर कैसे किया जाता है, हर भंग करना, आपने सुना होगा हिंदी में, ठीक है। लोकसभा हर 5 साल बाद टेन्योर कर दी जाती है, भंग कर दी जाती है, मतलब स्थगित कर दी जाती है, कैंसिल हो जाता है। 5 साल के लिए आप मेंबर बन सकते हो, उसके बाद दोबारा वोटिंग होगी।
लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको पहले ख़त्म कर सकता है अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर की मतलब उसकी रिकमेंडेशन से ही, मतलब उसके सलाह मशवरे से ही। द टर्म ऑफ लोकसभा, लेकिन अब ये तो हो गया 5 साल या उससे पहले, लेकिन उसको एक्सटेंड भी कर दिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 1 साल तक। मान लो अब जैसे कोरोना टाइम चल रहा है ना, अगर अब इलेक्शंस होते तो अब इलेक्शंस पॉसिबल ही नहीं थे, तो इस केस में राष्ट्रपति जो है 1 साल तक लोकसभा का जो टाइम पीरियड है 1 साल और बढ़ा सकता है। इफ़ सच अ बिल इज़ पास्ड इन पार्लियामेंट टू मीट सम एमरजेंसी, और वो बिल जो है एमरजेंसी सिचुएशन जो है पास होना चाहिए पार्लियामेंट में, तभी ये सब हो सकता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के। कैसे, और ये कैसे चुने जाते हैं, ये उसी लोकसभा के जितने मेंबर्स होते हैं उसी में से चुने जाते हैं। एंड देयर इज़ ट्रेडिशन, और ये एक रिवाज है कि जो स्पीकर है मेजॉरिटी पार्टी से होगा। जैसे अब मोदी जी की पार्टी मेजॉरिटी पार्टी है ना, तो उसमें से स्पीकर होगा, और जो डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन से होगा, ठीक है, जैसे कांग्रेस है अभी तो उसमें से होगा। तो अब ये देखिए, पहला जो लोकसभा बनी थी तो उसके फर्स्ट स्पीकर कौन थे, मिस्टर जीवी मवलंकर, एंड जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी मिस मीरा कुमार, और ये मेरी फेवरेट थी। एंड जो एट प्रेजेंट चल रहे हैं वो प्रेजेंट स्पीकर हैं ओम बिरला जी, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर जो है वैकेंट है, और वो वैकेंट इसलिए है क्योंकि ऑपोजिशन में अभी कुछ सहमति ही नहीं हुई है कि कौन स्पीकर बनेगा। पार्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, स्पीकर बस क्या पार्स होती हैं, स्पीकर जो है मीटिंग्स जो है देखता है कि मीटिंग सही से चल रही है नहीं चल रही, और मान लो अब मेन स्पीकर नहीं आया तो डिप्टी स्पीकर जो है मीटिंग होल्ड करता है। द स्पीकर मेंटेन्स डिसिप्लिन, स्पीकर जो है डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, और डेकोरम ऑफ द हाउस, ठीक है, डेकोरम जो है वो भी मेंटेन रखता है। अभी ये जो है कीवर्ड्स में दे रखा है, इसका मीनिंग आप देख लीजिएगा। इफ़ द सिचुएशन डिमांड्स, और अगर सिचुएशन डिमांड करता है तो स्पीकर एडजर्न भी कर सकता है हाउस को। एडजर्न करना मतलब स्थगित कर सकता है कि मीटिंग जो है पोस्टपोन हो जाएगी। मान लो ज़्यादा लोग बोलने लगे, कुछ लड़ाइयाँ होने लगी, तो स्पीकर बोल सकता है कि मीटिंग जो है अब पोस्टपोन हो गई है। आप देखिए यहाँ पर डेकोरम का मीनिंग डिग्निफाइड बिहेवियर एंड ऑर्डर लाइन्स, मतलब एक पर्टिकुलर जो आपको गाइडलाइंस दे रखी हैं बैठने की, बोलने की, तो वो स्पीकर ही देखता है कि मेंटेन रहे। एंड जो बाकी चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में करेंगे, जिसमें हम बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। टिल देन आप इतना रीड कर लीजिए और चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।